आज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने नई यूनिट शुरू की थी, परमाणु संरचना, और इस यूनिट के अंतर्गत हमने पहले इसके पाठ्यक्रम को देखा, फिर द्रव्य, परमाणु और परमाणु के अंदर के कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विषय में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, इनके विषय में विस्तृत अध्ययन किया था। अब आज का जो टॉपिक है दूसरा, पहला टॉपिक तो ये पूरा हो गया था कल। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है परमाणु मॉडल और उसकी सीमाएं। तो इसमें सबसे पहले जो मॉडल आया वो थॉमसन का था। 1897 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, और ये ध्यान देने वाला तथ्य है कि न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी। अर्थात सीधा सा मतलब ये हुआ कि थॉमसन के समय में परमाणु के अंदर केवल धनावेश और ऋणावेश की ही जानकारी थी। न्यूट्रॉन के विषय में उस वक्त कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं थी। तो थॉमसन ने अपने इन्हीं तथ्यों को आधार बनाते हुए एक मॉडल पेश किया। उनके अनुसार परमाणु में धनावेश एक समान रूप से फैला हुआ होता है, और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन, जो कि ऋणावेशित कण है, धंसा हुआ रहता है। इस तरह से उसमें बिखरे हुए रहते हैं जैसे कि तरबूज में बीज होते हैं बीच बीच में। शेष सारा भाग धनावेशित, और बीच में तरबूज के बीजों की भांति इलेक्ट्रॉन लगे हुए रहते हैं। इस मॉडल में उन्होंने इस प्रकार की परिकल्पना की। इस मॉडल को आज भी हम लोग याद रखते हैं। तो इस मॉडल की जो सबसे बड़ी और ख़ास बात जो थी वो ये थी कि थॉमसन ने पहली बार इस बात को, इस तथ्य को प्रकाश में लाया कि परमाणु के भीतर धनावेश और ऋणावेश बराबर मात्रा में होते हैं, जिसका सीधा अर्थ ये था कि परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य था। इससे हमने परमाणु क्रमांक की परिभाषा बाद में गठित की। थॉमसन को इसी तथ्य के लिए हमेशा याद किया जाता है। इस बात पर ध्यान दें, इस बात पर गौर करें कि थॉमसन का मॉडल अगर आज भी हम लोगों के लिए पाठ्यक्रम में शामिल है तो उसकी सबसे विशेष बात यही थी कि उन्होंने ये बताया कि परमाणु उदासीन होता है, और उदासीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है, जिससे ये तथ्य सामने आ जाता है कि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। जैसा कि सर्वविदित है कि थॉमसन के समय में न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए जब न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई तो ये मॉडल अपने आप में ही स्वतः ही अनुपयुक्त हो गया। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना थी वो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी सोने की एक पतली पन्नी पर की। अब इस प्रयोग को हमें ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रयोग एक मील का पत्थर बन गया आगे के परमाणु मॉडलों के लिए। इस प्रयोग में चूँकि अल्फा कणों की बमबारी करनी थी, तो उन्होंने एक ऐसा तत्व जो रेडियो एक्टिव है उसको उन्होंने लिया। हम सब लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्वों में से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें।
इस प्रयोग में उन्हें अल्फा कणों की आवश्यकता थी, तो इसलिए उन्होंने रेडियम नामक एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया। चित्र में आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक लेड बॉक्स बनाया। उस लेड बॉक्स में भीतर एक छिद्रनुमा व्यवस्था करी और उसके अंदर रेडियम को रखा। ये व्यवस्था इसलिए की गई ताकि उन्हें इससे निकलने वाली अल्फा रेज का एक पतला पुंज प्राप्त हो सके। इस पुंज को उन्होंने सोने की एक पतली पन्नी पर डाला। पतली पन्नी सोने की क्यों? क्योंकि सोना एक ऐसा धातु है जिसको पीटा जाए तो धातु वर्धनीयता के गुण के कारण ये अत्यधिक पतला हो जाता है। आप और हम लोग जानते हैं धातु वर्धनीयता जिन्होंने पढ़ी है, जितना पीटते जाते हैं इलेक्ट्रॉनों की, आखिर में जब पीटने के बाद जो सबसे कम मोटी परत जो आती है उसमें सीधे सीधे परमाणुओं की एक परत सामने आ जाती है। और चूँकि अल्फा कणों की बमबारी उन्हें परमाणु पर कर ली थी ताकि उसके अंदर के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके, तो उन्होंने इसको एक पतली पन्नी का प्रयोग किया। इसके चारों ओर फोटोग्राफिक प्लेट इन्होंने लगाई और इस पर जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। इसका फ़ायदा ये था कि इससे जब भी कोई अल्फा कण टकराता तो एक चमक उत्पन्न होती, जिससे अल्फा कण किधर जा रहा है उसकी दिशा को हम निर्धारित कर सकते थे। रदरफोर्ड ने जब इस प्रयोग को किया तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर अल्फा कण सीधे सीधे चले जाते हैं। इस बात से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में अधिकांश स्थान जो है वो रिक्त है, परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खाली है। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष ये देखा कि कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से थोड़ा सा विचलित हो गए। जैसे कि देख रहे हैं आप चित्र में, ये कुछ अल्फा कण हैं जो अपने मूल रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो गए। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग है जो काफ़ी सघन है, भारी है और दृढ़ है, और इसी भाग को उन्होंने बाद में नाभिक माना। अब आप इस भाग को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे फुटबॉल का मैदान हो और उसके मध्य में कोई एक मक्खी बैठी हो। आप कल्पना कर लीजिए कितना बड़ा फुटबॉल का मैदान होता है और उसके बीचों बीच एक मक्खी बैठी हो, तो ये मक्खी उस नाभिक का प्रतिरूप होती है। तो इतना छोटा जब नाभिक है और परमाणु पर जब अल्फा कणों की बमबारी की गई तो जाहिर है ज़्यादातर अल्फा कण सीधे ही जाएंगे और बहुत कम, लगभग 32,000 33,000 अल्फा कणों की रेज में से कोई एक या दो रेज ही उस नाभिक से टकराती हैं। जो किनारों से टकराती हैं वो विक्षेपित हो जाती हैं और जो उसके मध्य भाग में टकराई वो पीछे की ओर 90 डिग्री से अधिक मुड़ गई और वो भी इस चित्र में दिखाई गई हैं। ये जो ZNS का जो फोटोग्राफिक प्लेट उन्होंने लगाई गोलाकार रूप में, वो इस